ठीक है। अभी मेरे कंपनी में सपोज डेट और इक्विटी है, डेट 8%, 12% इक्विटी, यही किया था, लेस रिस्क लेस रिटर्न, मोर रिस्क मोर रिटर्न। ये चैप्टर में हम लोग इसको फोकस करेंगे, 8% और 12% आया कहाँ से। उसके पहले ना एक बार मैं बता देता हूँ कि इसका वेटेड एवरेज कैसे निकाला जाता है, क्या हिसाब से निकाला जाता है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने ये ऑलरेडी मिला हुआ था, बराबर है, 8% 12% था, और हम लोग को क्या दिया हुआ था, बैक दिया हुआ था, जो 10% मैंने दिया था ऐसे। इस चैप्टर में हम लोग ये पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे 8% आता कहाँ से। इधर मैं आपको फिक्स्ड इनकम का थोड़ा टच करूंगा, बेसिक, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टेक्स्ट बुक में एक दो पैराग्राफ ही दिया है, उन्होंने टच नहीं किया फिक्स्ड इनकम, बट मैं ये कंसेप्ट को फिक्स्ड इनकम के साथ टच करूंगा। सेकेंडली फिर हम लोग देखेंगे 12% कहाँ से आता है, ठीक है। 12% तीन फॉर्मूला से आता है, उसमें से एक है कैपेम, एक है डीडीएम करके। अभी है ना मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बट उसके बाद ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कितना वो प्रैक्टिकल है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कितना ये यूजफुल है। सेम फॉर्मूला आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे लगाओगे तो कितना आएगा, और क्या वो रीजनेबल है कि नहीं, वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए याद रखना कि ये और ये हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे। आज के इसमें हम लोग करेंगे कि ये आता कहाँ से, ये 8 और 12 का फिर एवरेज कैसे लिया जाता है, बैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अभी के लिए मैं डेट और इक्विटी से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं एक प्रेफरेंस शेयर भी लेके आऊंगा। प्रेफरेंस शेयर बेसिकली हाइब्रिडेड डेट और इक्विटी। डेट में क्या होता है, अभी वो प्रेफरेंस शेयर नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, अभी के लिए डेट और इक्विटी के लिए जाएंगे। डेट में क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है, प्रॉफिट और लॉस देना पड़ता है। इक्विटी वाले को कौन सा मिलता है, नेट इनकम, बराबर है ना। नेट इनकम में से जो मिलता है उनको थ्रू डिविडेंड्स मिलता है, और बाकी का रिटेन अर्निंग से जो उनका ही है बेसिकली, बस उनको मिलता नहीं है, वो कंपनी के ग्रोथ के लिए डाल देते हैं। कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो अभी के लिए अज्यूम कर लेता हूँ मैं 8% है, 12% है, तो बैक कैसे लिया जाता है। एंड यहाँ पे अभी के लिए मैं अज्यूम करता हूँ 50 लाख डेट है, 50 लाख इक्विटी है, यानी कि दोनों का टोटल कैपिटल कितना मिला के 1 CR, ठीक है। उसके बाद इस पे और मैं डिटेल में आऊंगा, अभी के लिए इतना रखता हूँ। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि क्या बोल रहा है, डेट का कितना वेटेज है पूरे कैपिटल में, 50%, 50 डिवाइडेड बाय 100। टोटल कैपिटल है 1 करोड़, उसमें से 50 लाख, यानी कितना टका हो गया, 50% मतलब 0.5। सिंपल है कैलकुलेशन, तो मैं क्या करूंगा 0.5 इंटू कितना टका, ये 8%, 8 आता हूँ मैं इसमें, प्लस 0.5 इंटू कितना 12, क्योंकि अगर 50% डेट का है तो 50% इक्विटी का है, इंटू। अभी याद रखो डेट है ना, अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ 8%, वो इंटरेस्ट अगर मैं दूंगा ना उतने से मेरा इनकम कम होगा। उसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरा इनकम है 500, ठीक है, इस पे अगर मुझे 40% टैक्स रेट है तो कितना देना पड़ेगा, 200 टैक्स। बट है ना, इंटरेस्ट जब पे कर रहा हूँ ना मैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस आर टैक्स डिडक्टेबल। इसका मतलब ये है, सपोज मैंने 1000 का डेट उठाया, 1000 का डेट उठाया, उसमें मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस मुझे देना पड़ेगा 8%, तो कितना हो गया 80। तो ये मैं 80 माइनस करूंगा और 420 का भी टैक्स भरूंगा, यानी कि मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। 420 पे 40% ना कितना होता है, 420 पे 40% 168 है ना, 168। अगर ये नहीं होता तो मैं कितना भरता, 200 नहीं, 500 नहीं भरेगा ना टैक्स, 500 पे हो गए, 200 टैक्स। सिंस इंटरेस्ट भर रहा हूं मैं, तो मैं 168 भर रहा हूं, यानी कि मुझे एक बेनिफिट मिल रहा है ना। इन रियलिटी मैं 80 नहीं भर रहा हूं, मैं 80 से कम भर रहा हूं, है कि नहीं। जब मैं बोल रहा हूं 8% है कॉस्ट ऑफ डेट, मैं पे तो कर रहा हूं 80, ठीक है, बट मुझे जो टैक्स पे करना था वो मैं नहीं कर रहा हूं ना, उससे कम कर रहा हूं ना, तो इन रियलिटी में 80 नहीं पे कर रहा हूं। अब वो कैसे है, मैं ना दो एग्जांपल के साथ देता हूं। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल जिधर इंटरेस्ट एक्सपेंस आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जिधर
वो पॉसिबल है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आर टैक्स डिडक्टेबल। यहाँ पे मैंने क्या किया है एग्जांपल में, इंटरेस्ट एक्सपेंस आर टैक्स डिडक्टेबल। देखो ये जो इनकम है वहां से मैंने इंटरेस्ट हटाया और उस पर भी टैक्स लगाया, यही रियल लाइफ में होता है। तो मैं दो केसेस बताऊंगा, एक जिधर नहीं होता है हाइपोथेटिकल, एक जिधर होता है, ठीक है, एक जिधर होता है एक जिधर नहीं होता है। ये एक्चुअल है, नहीं तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, हाइपोथेटिकल ले लेता हूँ और एक एक्चुअल लेता हूँ। यही ले लेते हैं, डेट 1000 और इंटरेस्ट एक्सपेंस 8% ले लेते हैं। सेल्स ले लेते हैं, बेसिक ले रहा हूँ, सेल्स कॉस्ट और फिर प्रॉफिट लेता हूँ मैं, ऐसा ग्रॉस प्रॉफिट वो सब पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ। सेल्स ले लेते 1000, कॉस्ट ले लेते 500, ये 500, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी रहेगा 1500 और ये 500। ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो जिधर ना मेरे को क्लेम्स नहीं करने हो रहे, इंटरेस्ट एक्सपेंस आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल, तो इन दैट केस मुझे पूरा का पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स रेट कितना बोला था 40, तो कितना हो जाएगा 200, 50, 500, 200, ये 300 है, माइनस इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, कितना है 80, तो ये कितना हो गया 220। यहाँ पे मेरे को मिलेगा क्लेम, तो पहले ही मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट हटा दूंगा, कितना, तो ये कितना हो जाएगा, उस पे टैक्स रेट 40%, तो कितना हो जाएगा ये, बराबर है, ठीक है। अभी है ना, ये एक्चुअल सिनेरियो है, ठीक है। अगर मुझे बेनिफिट नहीं मिलता तो मुझे कितना भरना पड़ता टैक्स, अभी मुझे बेनिफिट मिल रहा है तो मैं टैक्स कितना भर रहा हूँ, जिसके वजह से मेरे को कितने का प्रॉफिट हो रहा है 32, यानी कि मैं टैक्स भर रहा हूँ कितना 80 का टैक्स भर रहा हूँ, बेनिफिट कितने का उठा रहा हूँ 32, तो मैं इन रियलिटी भर कितना रहा हूँ 48 भर रहा हूँ, इतना समझा। तो जब मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ डेट 8% है, इन रियलिटी 8% नहीं है ना, कितना है 1000 into 8% into 1 minus tax rate which is 40%, 40% मतलब 0.4, यानी कि कितना हो गया 1000 into ये 0.6, 1 minus 0.4 is 0.6, 0.6 into 8% is 4.8%, which is nothing but 48, जो हम लोग को यहाँ पे है, बराबर है। अभी टेक्स्ट बुक में ना ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, ये तो चलो ये नहीं है ये, क्योंकि ये नंबर दिया हुआ है, बेसिकली 8% into 1 माइनस टैक्स, फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है 1 माइनस टैक्स रेट। उसका रीजन क्या है, मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, मतलब क्या बोलना चाहता है, कंपनी जब बोल रहा है मैं 8% भर रहा हूँ, कंपनी एक्चुअल में 8 नहीं भर रहा है, 8 से कम भर रहा है, क्योंकि उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है उसके पीछे। समझ में आ रहा है, बोलो क्या डाउट है। 80 और 32, 80 कहाँ से आया वो, 80,000 पे 8%, ये जो इंटरेस्ट है किधर गया, इंटरेस्ट 80 तो भरा है मैं उतना, बट मेरे को कितने का इन रियलिटी कितने का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, अगर नहीं होता तो मेरे को 200 भरना पड़ता, बट अभी क्योंकि मैं वो टैक्स क्लेम कर पा रहा हूँ, मतलब कम कम भर सकता हूँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस को टैक्स डिडक्टेबल कर सकता हूँ, तो मैं 160 भर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे को ये दोनों का डिफरेंस एडवांटेज मिल गया ना। देखो यहाँ पे वो एडवांटेज दिख रहा है, 220 का 252 हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने कम टैक्स भरा, कितने का कम भरा 32, तो वो मेरा बेनिफिट है ना। देखो उतना कम टैक्स भरा मतलब उतना पैसा बचा लिया ना, पैसा बचा है मतलब मेरे पास है, मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, तो प्लस 32, तो भरा कितना मैं 48 भरा, विच इज नथिंग बट वो फॉर्मूला जो टेक्स्ट बुक में दिया है। क्या दिया है टेक्स्ट बुक में, कि जब कंपनी बोल रहा है कि वो 8% देने वाला है, वो 8% नहीं देता, 8 से कम देता है, कितना कम 1 माइनस टैक्स, क्यों, उसको टैक्स बेनिफिट मिला है। टैक्स बेनिफिट कितने का मिला है उसको, 32 का मिला है अपने केस में। वो कैसे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 0.5 into 8% into 1 माइनस टैक्स, अगर टैक्स रेट 40% अज्यूम कर लो, प्लस ये, समझा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले मैंने देखा वेट कितना है, अच्छा डेट और इक्विटी टोटल मिला के कितना है 1 करोड़, उसमें से 50 लाख डेट है, तो कितना हो गया वेटेज 50%, कॉस्ट ऑफ डेट कितना है 8%, लेकिन मैं 8% भर रहा हूँ क्या, नहीं 8 से कम भर रहा हूँ, कितना कम भर रहा हूँ, टैक्स शील्ड हटा के, टैक्स शील्ड कितना है 0.4, तो बेनिफिट ले लिया उतना मैंने, 1 माइनस 0.4 किया, 8% into 1 माइनस 0.4,
ये समझ में आया? ये बेसिकली टैक्स बेनिफिट है, जो ये वाला पार्ट है ना, दिस करेस्पॉन्ड्स टू दिस वाला पार्ट। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। सर वो जो 48 है वो क्या है, मतलब उसका नाम क्या है? नाम कुछ नहीं है, उतना मेरे को पेमेंट जा रहा है। अच्छा, बस। हाँ ठीक है, इंटरेस्ट में देखो पे कर रहा हूँ 80 ही, बट मुझे टैक्सेस का बेनिफिट मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं कितना इन रियलिटी इफेक्टिवली मैं 80 नहीं पे कर रहा हूँ, वो है बात, क्योंकि मुझे टैक्स बेनिफिट मिला है। समझा आपको? भले ही कैश में 80 दूंगा, बट मैं टैक्स कम पे करूंगा ना, तो इफेक्टिवली मैं कितना भर रहा हूँ 48। इसके लिए यहाँ पे कितना लूंगा मैं, 8 इंटू 1 माइनस 0.4। ये 0.4 क्या है, 40% जो टैक्स रेट है। बोलो कुछ डाउट है? एक्चुअल में हमने प्रॉफिट के ऊपर इंटरेस्ट निकाल के जो हमको देना था वो देने के बाद हमने टैक्स हाँ निकाला, बराबर। और इधर हम हाइपोथेटिकल ये बोलते कि पहले हमने जो प्रॉफिट था उसके ऊपर हमने टैक्स, टैक्स दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल। इंटरेस्ट एक्सपेंस आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल, ये हाइपोथेटिकल है, असली में नहीं होता ऐसा। असली में हमेशा यही वाला होता है। समझ में आया? मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बताने के लिए ये बताया, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इन रियलिटी मैं 8% बोल रहा हूँ तो 8% नहीं भर रहा हूँ। समझ में आया? तो कितना हो गया इसका वेटेड एवरेज, निकालो अभी। 8.4 पूरा पूरा करने का 8.4 आ रहा है। करो सब लोग। 8.4 करो सब लोग। अच्छा, इसके बाद मैं एक और चीज बताता हूँ कैलकुलेटर पे। 0.5 इंटू 8 किया, इंटू 0.6 करो, कितना आता है 2.4। उसके बाद है ना, उसको किधर साइड में लिख दो, ऐसे सब मत करो। क्या करो ना, STO1 प्रेस करो, स्टोर 1, STO1 1 माइनस 0.4, STO1 STO1 किया ना, ऑटोमेटिकली वो 1 के नंबर पे ना स्टोर हो गया है। अब वो क्या करना है मैं बताता हूँ। हो गया सबका स्टोर 2.4, 0.5। यहाँ पे सुनो, ये 8% मत लो, मतलब इसको 0.08 बनाने की जरूरत नहीं है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज पे आ रहा है ना, तो क्यों इसको अलग सा वापस 0.08 कर रहे हो, फिर वापस इनटू 100 सब करना पड़ेगा। वो सब पे पढ़ो मत। यहाँ पे सुन लो एक मिनट, 8% और 12% को ना वैसे ही रखो, 8 ही रखो। ये लास्ट में जो आंसर आने वाला है वो भी परसेंट पे है ना, तो क्यों 8 को 0.08 कर रहे हो, 12 को 0.12 मत करो, सिंपल रखो। 0.5 इंटू 8 इंटू 0.6 कितना आया, 2.4 आया। STO1 प्रेस करो, डन। अभी भूल जाओ उसको, अभी 0.5 इंटू 12 मत करो, 6 है, डायरेक्ट करो। तो क्या करना है अभी, इसको रिकलेक्ट 1 स्टोर किया था, उसको क्या करोगे, RCL1 रिकलेक्ट करो, 1 दबाओ, तो वो ऑटोमेटिकली जिसमें स्टोर हुआ था वो नंबर आ जाएगा। आ रहा है +6। अगर ऐसे 3-4 नंबर्स होते और बड़े बड़े नंबर होते, इधर क्या छोटा है पता है मुझे, तो ये करने का जरूरत नहीं है। बट अगर 3-4 बड़े बड़े नंबर्स आपको याद रखना है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, लिख के रखते हैं अलग 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 कैलसी पे। अभी डायरेक्ट वो ऑप्शंस है ना स्टोर करने का, जितना होता है कम, वो सब कैलकुलेशंस पे कम दिमाग लगाओ, लॉजिक पे ज्यादा दिमाग लगाओ। समझ में आ रहा है? नहीं, वो करना तो आपको पड़ेगा ना, आपको मतलब बताओ कैसे करना है। स्टोर 1 किया, हाँ। फिर स्टोर 2, फिर स्टोर 3, हाँ। उसके बाद RCL1 रिकलेक्ट 1 प्लस रिकलेक्ट 2 प्लस रिकलेक्ट 3। बस। हाँ ठीक है। हाँ मेरे को बेसिक कैलकुलेटर में टाइम लगेगा ना, मैंने तो पहले ही बोला था 1 मंथ तो पकड़ के चलो कि कैलकुलेटर आदत लगेगा, उतना टाइम लगेगा। बेसिक कैलकुलेटर के हिसाब से मेमोरी रिकलेक्ट वो सब ट्रस्ट में ये बहुत फास्ट होता है।
अच्छा वो करना प्लस RCA2 अच्छा वो ऑन ऑफ दबाना आप अलग कर दो वो बेटर है ना ऐसे वो अगर 6 आ गया जरूरी नहीं है देखो आ जाता है मैं जरूरी नहीं आप डायरेक्ट कर सकते हो विदाउट ऑन ऑफ दैट इज परफेक्टली फाइन बट अगर ऑन ऑफ दबाना तो कैलकुलेटर वोंट स्विच ऑफ आया सबको तू हाँ पक्का एक बार ट्राई करो वो 3 चीज डन हो गया स्टोर क्लियर कैसे करें? वो करने का जरूरत नहीं ओवरराइड कर सकते हो ना वैसे होता है वो भी बट ओवरराइड कर दो ना उसको क्या फर्क पड़ने वाला है उसको ओवरराइड कर दो वापस क्लियर करने का टाइम क्यों वेस्ट करना है देखो यहाँ पे ना हम लोग बैठ के फॉर्मूला नहीं करने वाले हम लोग को लॉजिक समझना है फॉर्मूला का समझ में आ रहा है आपको क्योंकि समझो जॉब में ना आपको फॉर्मूला हाथ में रहेगा सब गूगल के सामने रहता है ठीक है तो ये अपना CFA का भी पर्पस ये नहीं है बैठ के आपको ऐसे नंबर्स देगा और बोलेगा ये निकालो इतना इजी नहीं आने वाला है अगर इतना इजी तो सभी कर लेते हैं ना लेकिन इतना इजी नहीं आता है वो कुछ कॉम्प्लिकेट करेंगे लॉजिकल चीजें पूछेंगे इसके लिए लेवल 1 में ना 30% ही क्वांट आता है हार्डली 30% आता है 20 to 30% मैक्स क्वांटिटेटिव आएगा क्वेश्चन बाकी 70% जो है ना लॉजिकल आएगा कंसेप्ट बेस्ड आएगा समझो ये बात को ठीक है बैठ के सिर्फ वही सॉल्व मत करते जाओ समझो कि क्यों आ रहा है कैलकुलेटर तो है ही ना हमारे पास डायरेक्ट सब शॉर्टकट हो जाएगा मैं आपको शॉर्टकट तब तक नहीं सिखाऊंगा कोई भी चैप्टर का जब तक आपको पहले कंसेप्ट नहीं आता है FRA में भी लोग आज तक कैश फ्लो में सब फॉर्मूला यूज करके आते हैं कि CA अगर बढ़ गया तो माइनस CL अगर बढ़ गया तो ये सब करना ही नहीं हम लोग को वो सब क्या है ना एग्जाम के टाइम पे शॉर्टकट यूज कर सकते हो बट फर्स्ट चीज फर्स्ट है कि कंसेप्ट समझो क्योंकि याद रखो जॉब में आपके सामने रहेगा सब फॉर्मूला गूगल करोगे तो आ जाता है बट वो अप्लाई कैसे करना है किधर क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है कौन से कॉन्टेक्स्ट पे क्या अप्लाई करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही एग्जाम में आता है समझ में आ रहा है आपको इसमें कितना आया 8 पॉइंट डन कोई डाउट है इसमें अभी हम लोग देखते हैं कि यार ये 50 lakhs है क्या है कहाँ से आया कौन सा अमाउंट है ये 50 lakhs क्या लगता है आपको कौन सा अमाउंट है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू करके एक कंसेप्ट है मैं सिखाता हूँ आपको बुक वैल्यू मतलब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू है बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट ऑब्वियसली इक्विटी और डेट क्या है बैलेंस शीट लाइन आइटम है मैंने अगर मेरे खुद के पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया वो इक्विटी है डेट मतलब मैंने बैंक से लोन लिया या मैंने इशू किया मैंने अगर लोन इशू किया है मैंने बोला कि आप मुझे लोन दे दो ठीक है तो वो डेट होता है मैं उसके लिए आपको एक सिक्योरिटी दे दूंगा दैट कम्स अंडर डिबेंचर्स तो ये और ये क्या है ये लोन है और ये इक्विटी है तो ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा बैलेंस शीट में होगा लायबिलिटी एंड इक्विटी और ये है एसेट बराबर इक्विटी के अंदर है 50 lakhs और डेट के अंदर है 50 lakhs इसके लिए लिया मैंने बट अभी क्वेश्चन अराइजेस कौन सा वाला लेना चाहिए अभी ऐसा हो सकता है कि मेरा बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी 50 लाख है ठीक है बट मार्केट में अगर आप जाओगे तो इक्विटी का वैल्यू है 75 lakhs हो सकता है एक शेयर का पहले 10 रुपया था मेरे बुक्स में अभी भी 10 रुपया ही दिखा रहा है और जो इनकम आया है जो अक्रू है सब मिला के इक्विटी लेकिन मार्केट में तो उन लोग का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है तो मार्केट में कितना हो रहा है उसका इक्विटी का वैल्यू 75 lakhs मार्केट का इक्विटी का वैल्यू कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू प्राइस पर शेयर ये करेंगे तो हम लोग को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगा अभी अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है 75 lakhs ठीक है और डेट का अभी के लिए अज्यूम करते हैं 50 lakhs ये मार्केट वैल्यू इन दैट केस हम लोग वेटेजेस कैसे लें बुक वैल्यू के हिसाब से लें कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से लें क्या लगता है आपको
बुक वैल्यू की मार्केट वैल्यू कौन सा हम लोग को इकोनॉमिक रियलिटी बताता है? मार्केट वैल्यू ना, तो हमेशा मार्केट वैल्यू के हिसाब से लो, क्योंकि वो हम लोग को इकोनॉमिक रियलिटी बताता है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। बुक वैल्यू देखो, एक चीज याद रखो, सबसे बेसिक चीज है, अकाउंट्स है ना, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी भी फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होता है, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना हमेशा बैकवर्ड लुकिंग है। का मतलब क्या है, आज तक जितना भी हुआ है ना वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है आज तक, बट फाइनेंस क्या है, हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है। समझ में आ रहा है? फाइनेंस में कोई भी कंपनी का वैल्यू करते, कोई भी कंपनी ले लो, बोलते हैं ना आज की तारीख में इसका वैल्यू होना चाहिए 2500, कहाँ से आता है वो? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से आता है ना, कि आगे जाके इतना कैश फ्लो मिलेगा तो ही मैं आज इतना दूंगा। ऐसा बोलते हैं कि यार इतना दे रहा था तो इतना वैल्यू नहीं, कभी भी पास्ट के हिसाब से फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करना होता है। देखो अगर कुछ भी नहीं मिला तो मे भी कभी कभी कर लेते हैं, बट आइडियल सिनेरियो क्या है, हम लोग फ्यूचर करेंगे प्रेडिक्ट, उसके बेसिस पे आज के तारीख पे कितना है वो देखते हैं फाइनेंस। तो बेसिकली इकोनॉमिक रियलिटी देखना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ मार्केट में 75 लाख चल रहा है, यानी कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे फ्यूचर वैल्यू है, उसका वैल्यू क्रिएशन है करके, लोग मार्केट में यही करते हैं ना। लोग कब खरीदेंगे स्टॉक? जब लोगों को लगेगा यार मस्त है ये स्टॉक ना, आगे जाके बढ़ने वाला है। आगे जाके बढ़ने वाला है मतलब क्या? आगे जाके अच्छा प्रोजेक्ट्स करेगा जिसकी वजह से बहुत पैसा कमाएगा। या तो वो डीमार्ट है तो डीमार्ट का रिटेल है, रिटेल बहुत अच्छा करेगा तो ही मैं लूंगा ना। मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन के हिसाब से तो आज लेता हूँ ना। तो जो मेरा मार्केट वैल्यू है इक्विटी का वो फ्यूचर प्रेडिक्शन पे होता है, इकोनॉमिक रियलिटी कि उनको क्या लग रहा है। तो हमेशा कभी भी याद रखो कि अगर बुक वैल्यू दिया रहेगा और मार्केट वैल्यू रहेगा तो हम लोग हमेशा प्रेफरेंस किसको देते हैं? मार्केट वैल्यू को देते हैं। समझ में आ रहा है? बट ऐसा भी हो सकता है मैनेजमेंट खुद से बोल रहा है कि मुझे ना मेरा टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर 75% इक्विटी और 25% डेट रखना है, आगे जाके मुझे ये चेंज करना है। अभी के हिसाब से मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या रहेगा स्ट्रक्चर? वेटेज क्या है? 75 डिवाइडेड बाय 125, 75 डिवाइडेड बाय 125 मतलब कितना होता है? 33% कितना होता है? ये करो ना एक बार, 75 डिवाइडेड बाय 125 और ये है 50 डिवाइड बाय 125। 60% ये, 40% ये, 60% ये, 40% ये। बट अगर मैं बुक वैल्यू देख रहा हूँ तो 50-50 है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मार्केट के हिसाब से 60% इक्विटी है। बट अगर कंपनी का मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि आगे जाके ना, going ahead after 2 years या in 3 years down the line, we'll be getting the equity up to 75% and we'll be reducing the debt to 25%। अगर ये मैनेजमेंट खुद बोल रहा है तो हम लोग को प्रायोरिटी टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर को देना पड़ेगा। ये कहाँ समझता है? एनुअल रिपोर्ट के मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड एनालिसिस के इसमें समझता है। अभी ये क्या मैंडेटरी है एक कंपनी को देना? नहीं, बट आइडियली क्या कंपनी बोलना चाहिए उसके ऊपर? यस। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम में ना अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू को प्रेफरेंस दो, लेकिन अगर एग्जाम में दे दिया है टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, क्या करने वाले, मतलब कंपनी का क्या आगे है प्लान्स। फॉर एग्जांपल डीमार्ट का आईपीओ होते ही उन्होंने क्या किया? डेट को कम कर दिया है ना। वही उसका टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर ही क्या था कि 95% 98% इक्विटी रहे, 2% डेट रहे बस, क्योंकि उनको क्या है, डेट फ्री कंपनी करना है। अभी वॉरेन बफेट, राधा किशन दमानी, एज एन इन्वेस्टर वो लोग वैसे ही सोचते हैं कि डेट कम से कम हो। क्यों? लेवरेज लेंगे तो आरओई बढ़ेगा, मेरा रिटर्न्स बढ़ेगा, बट वो दोनों तरफा चलता है ना। अगर नहीं चला तो उतना ही डूबेगा भी। तो these investors they like to not take debt, basically they refrain from taking debt। समझ में आ रहा है आपको? तो वो है हमारा टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर जो लोग डिटरमाइन करते हैं आज के तारीख में कि बॉस 3 साल के बाद क्या होना चाहिए। ये वो लोग खुद ही बोल रहे हैं। अगर वो खुद उन्होंने बोल दिया है मैनेजमेंट ने तो प्रेफरेंस उसको देना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट बोल रहा है ना। ये बात अलग है कि आपको फिर एक्चुअल एनालिसिस में मैनेजमेंट पे कितना भरोसा है कि वो लोग करेंगे, वो फिर आपका एनालिसिस है। बट हम लोग अज्यूम करेंगे कि अगर टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर को मिलना चाहिए। अगर वो नहीं दिया हुआ है एग्जाम में तो सेकंड इसको मिलना चाहिए प्रेफरेंस। वो भी नहीं है तो फिर बुक वैल्यू को देना चाहिए। समझ में आ रहा है? यही हायरार्की रखो। अभी टेक्स्ट बुक में ये चीज दिया हुआ नहीं है तो प्लीज ये लिखो, डिटेल में लिखो। बोलो सर, अभी अगर मार्केट वैल्यू कम होगा 40 लाख होगा तभी सभी मार्केट वैल्यू देंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दिया रहेगा तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से चलेंगे।
स्ट्रेट। बट बेसिकली सर जब ये जो अकाउंट्स में होता है स्टॉक का वैल्यू रहता है समझो मार्केट वैल्यू है 25 और बुक वैल्यू है 20 तो हम लोग बुक वैल्यू लेते हैं मार्केट वैल्यू है 25 और बुक वैल्यू 20 है तो हाँ। बुक वैल्यू कंसीडर करते हैं ना कहाँ पे कोई भी फाइनल कौन बोला? हाँ सर इन्वेंट्री तो लोएस्ट ही देता है अरे इन्वेंट्री अलग हो गया। हाँ वही तो इन्वेंट्री दो अलग अलग चीज आप एक साथ जोड़ रहे हो वही। ऐसा मत करो। इन्वेंट्री है ना हाँ एक तो प्राइस मार्केट वैल्यू और कॉस्ट हाँ ठीक है वो अलग चीज है। क्यों? क्योंकि वो इनकम बताता है मेरा है ना। इन्वेंट्री अगर 100 का मैंने खरीदा हुआ है हाँ अगर मुझे मालूम है वो 150 में बिकने वाला है तो वो लोग क्या बोलते हैं कि 100 पे रिकॉर्ड कर हाँ। क्योंकि जब बेचोगे तब 150 करोगे हाँ। तो 50 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करो। ये और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप वो टॉपिक कहाँ इधर लाके क्या नहीं सर, फिर वो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू सिमिलर तो वही डिफरेंस की नहीं ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं हम लोग? इकोनॉमिक रियलिटी और बैक के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हो वो है ना किसके लिए पता है क्या? इन्वेंट्री का राइट डाउन्स के लिए। इन्वेंट्री का राइट डाउन्स के टाइम पे हम लोग ये करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी या मार्केट वैल्यू जो आप बोल रहे हो ना वो कब करते हैं? अगर मेरा इन्वेंट्री 100 रुपए का है और मार्केट वैल्यू है उसका सिर्फ 80 रुपीज तो हम लोग राइट डाउन करते हैं उसको। इन्वेंट्री 100 का 80 करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है कि अगर बेचूंगा तभी भी 80 मिलने वाला है तो मैंने इन्वेंट्री क्यों 100 रिकॉर्ड किया। वो राइट डाउन्स के लिए हम लोग ये सब करते हैं जो आप बोल रहे हो। या जब इन्वेंट्री 100 है मार्केट वैल्यू अगर 150 है तब क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री 100 पे है ना तो 100 पे ही रखो। मैं तभी बैलेंस शीट को चेंज कर रहा हूँ। इधर मैं बैलेंस शीट को हाथ नहीं लगा रहा हूँ। याद रखो यहाँ पे देखो ये जब मैं बोल रहा हूँ मार्केट वैल्यू कंसिडर करना है उसका मतलब ये नहीं है मेरा बैलेंस शीट चेंज हो जाएगा। मेरा बैलेंस शीट में अगर है इक्विटी 50 लाख तो 50 लाख ही रहने वाला है। मार्केट वैल्यू मेरा 7 इधर मैं क्या चेंज करके 75 लाख नहीं करने वाला हूँ। वो अलाउड नहीं है। वही पूछ रहा था। हाँ ऑब्वियसली ना वो नहीं कर सकता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ वैक के कैलकुलेशन के लिए WACC के कैलकुलेशन के लिए मेरे को मार्केट वैल्यू लेना है। मेरा बैलेंस शीट का अमाउंट कैसे चेंज होगा? जो आप बोल रहे हो ना इन्वेंट्री राइट डाउन तब वो बैलेंस शीट में चेंजेस आएगा। वो हम लोग FRA में करेंगे डिटेल में। समझ में आ रहा ना? ये बैलेंस शीट को चेंज नहीं कर सकता मैं अपने बिल पे। ठीक है ये वैक के कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि प्रेफरेंस किसको देना है नहीं देना है करके। डाउट ठीक है? कोई डाउट है? किसी को डाउट है कुछ?